हेलो एवरीवन, आज डेट है 20 फरवरी 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि दामोदर रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कामाख्या टेम्पल को लेकर के। तो कामाख्या टेम्पल जो है वो हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जो आसाम स्टेट है उसकी जो गुवाहाटी सिटी है उसके वेस्टर्न पार्ट पर नीलाचल हिल पर लोकेटेड है। ये जो कामाख्या टेम्पल है वो हमारे इंडिया में जो ओल्डेस्ट 51 शक्तिपीठ है उनमें से एक है। इसके आर्किटेक्चर स्टाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 डिफरेंट आर्किटेक्चर स्टाइल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जिसमें से एक आर्किटेक्चर स्टाइल है ट्रेडिशनल नागरा स्टाइल, जिसको हम नॉर्थ इंडियन स्टाइल के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी आर्किटेक्चर स्टाइल है मुगल स्टाइल। ये कामाख्या टेम्पल जो है इसमें मेन टेम्पल जो है वो सेंटर में और इसके आसपास जो है वो 10 अदर गोडेस को डेडिकेटेड जो है स्मॉल स्मॉल टेम्पल जो है वो लोकेटेड है। अब कामाख्या टेम्पल न्यूज में क्यों बना हुआ था इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हमारे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जो है उन्होंने ये डिसीजन लिया है, वो ये प्लान कर रहे हैं कि कामाख्या रेलवे स्टेशन जो है वहां से और जो कामाख्या टेम्पल है गुवाहाटी में वहां तक एक रोपवे जो है वो बनाया जाए, जिसकी वजह से जो टेम्पल है वो न्यूज में बना हुआ था। ओके, द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा लिख रखे हैं हमारे इंडियन सिटीजनशिप को लेकर के। लास्ट डेकेड का यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है लास्ट बहुत सारे ईयर से, और इसमें दिखाया गया है कि अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में 2022 में अगर हम डिस्कस करें तो 2.25 लाख इंडियन जो है उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस किया है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले एक एग्जाम्पल दे रखा है कि कुछ एक तरीके से आपको बता रखा है कि क्या क्या बेसिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग छोड़ करके इंडिया को दूसरे कंट्री में सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर पंकज शर्मा जो कनाडा शिफ्ट हो गए 2019 में, उनकी वाइफ जो है वो आईटी प्रोफेशनल है, तो वहाँ पर जो है उन्होंने फिर वहाँ की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने की कोशिश स्टार्ट कर दी, क्योंकि उनकी जो डॉटर है जो जब पहले वो दिल्ली में रहते थे एनसीआर रीजन में, तो पोल्यूशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन था, और जब वहाँ पर रहे तो उन्होंने चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो इशू नहीं देखने को मिला, तो उनको लगता है कि उनको वहीं पर सेटल हो जाना चाहिए। तो बेसिक चीज़ें यहाँ पर ये रखी गई हैं कि अगर हम बात करें कि वो इंडियन जो स्पेसिफिक जाकर के वेस्टर्न जो हमारी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सेटल हो रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे कि यूएस, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, माल्टा, ग्रीस, इनमें जो है वो ज़्यादा अपने आप को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका बेसिक रीजन है बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आपके करियर के पर्सपेक्टिव से, एजुकेशन, हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये एक बेसिक रीजन है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अदर कंट्रीज में शिफ्ट हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर बात की गई है इंडियन सिटीजनशिप की, और आप सभी को पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 जो है वो आर्टिकल 5 to 11 जो है वो इंडियन सिटीजनशिप को रिप्रेजेंट करता है। जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है ना उसमें 3 तरीके दिए हुए हैं जिनके बेसिस पर जो हमारी इंडियन सिटीजनशिप है उसको छोड़ा जा सकता है, जिसमें एक तरीका है बाय रिनंसिएशन। ओके, बाय रिनंसिएशन। दूसरा तरीका जो है वो है टर्मिनेशन, और तीसरा तरीका जो है वो है डिप्रीवेशन। ओके, तो ये 3 तरीके जो हैं वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बता रखे हैं। आपको ये बताना है कि हमारी सिटीजनशिप तो है वो किन किन पॉइंट्स के बेसिस पर आप अक्वायर कर सकते हो, उन पॉइंट्स का नेम जो है वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो रिनंसिएशन में क्या है कि कोई भी इंडियन सिटीजन जो है वो खुद के लेवल पर जाकर के ये बोल दे कि भाई मैं इंडियन सिटीजनशिप छोड़ना चाहता हूँ। अब जो पर्सन ये कर रहा है अपनी तरफ से इस बात को लेकर के रजिस्ट्रेशन कर रहा है कि मुझे इंडियन सिटीजनशिप छोड़नी है, तो उससे रिलेटेड उस पर्सन से उस इंडिविजुअल से रिलेटेड जो भी माइनर चाइल्ड हैं उनकी भी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो लूज हो जाएगी। अब ये माइनर जो है जब 18 ईयर एज अपनी कंप्लीट कर ले तो ये दोबारा से इंडियन सिटीजनशिप को ले सकता है। टर्मिनेशन क्या होता है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन
दूसरी जो कंट्री है उसकी जाकर के सिटीजनशिप ले लेता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो लूज हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से उसकी जो भी इंडियन सिटीजनशिप है वो एक तरीके से टर्मिनेट कर दिया जाएगा उस सिटीजन को। ओके, थर्ड है डिप्रीवेशन। अगर कोई इंडियन सिटीजन, अगर कोई सिटीजन जिसने सिटीजनशिप को फ्रॉड के तरीके से लिया है, या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके प्रति जो है कोई पर्सन जो है वो अपनी डिसलॉयल्टी शो करता है, या फिर कोई भी वॉर के टाइम में जो है वो अनलॉफुली जो है वो कम्युनिकेशन, ट्रेड, मतलब ऐसी कंट्री जिससे हमारा वॉर चल रहा है उससे डिस्कशन में लगा हुआ है कोई पर्सन। ओके, या फिर रजिस्ट्रेशन या फिर नेचुरलाइजेशन के थ्रू जो है किसी पर्सन ने क्या ली, अपनी इंडियन सिटीजनशिप ली, लेकिन उस टाइम में जो है उसको जेल देखने को मिली 2 साल को लेकर के, तब जा करके, या कोई सिटीजन जो है वो पिछले 7 साल से इंडिया से जो है बाहर रह रहा है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं डिप्रीवेशन को लेकर के, इनके बेसिस पर जो है उनको डिप्राइव किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है इंडियन सिटीजनशिप को लेकर के। तो ये कुछ बेसिक 3 पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, प्रीलिम्स में जैसे क्वेश्चन है तो पूछ लेंगे, यहाँ पर 3-4 पॉइंट दे देंगे, पूछ लेंगे किस तरीके से आप इंडियन सिटीजनशिप जो है वो छोड़ी जा सकती है या ली जाती है, इंडियन सिटीजनशिप को जो है स्नैच कर लिया जाता है। तो ये पॉइंट जो है वो आपको क्लियरली ध्यान में होने चाहिए। तो बेसिक बातें हमने डिस्कस कर ली है इंडियन सिटीजनशिप को लेकर के। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, एक सेकेंड, स्टेट पेज पर देखो, अभी हम क्या देख रहे हैं कि जो आसाम स्टेट है वहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चाइल्ड मैरिज जो है वो देखने को मिलती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के जो डाटा है अगर हम डिस्कस करें तो आसाम स्टेट जो है वहां पर बहुत सारी जो गर्ल्स हैं उनकी एज कंप्लीट होने से पहले ही, मैरिज एज कंप्लीट होने से पहले उनकी शादी हो गई, फिर उनकी एजुकेशन छूट जाती है। फैमिली प्लानिंग ना होने की वजह से, एजुकेशन अच्छी होने की ना होने की वजह से फैमिली प्लानिंग जो है वो वहाँ पर नहीं देखने को मिलती है, जिसकी वजह से गर्ल की हेल्थ जो है और जो न्यू बोर्न बेबी है उसकी हेल्थ जो है न्यूट्रिशन लेवल पर हर जगह पर जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है आसाम में कि वहाँ पर जो भी चाइल्ड मैरिज में जो भी इंक्लूड थे पर्सन उन सभी को अरेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर उड़ीसा का एग्जाम्पल दे रखा है कि ये उड़ीसा का एक विलेज है जहाँ पर पूजा की जा रही है, इस बात का सेलिब्रेशन किया जा रहा है कि ये जो विलेज है वो चाइल्ड मैरिज से उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है फ्री, कि वहां पर कोई भी चाइल्ड मैरिज नहीं होती है। तो यहाँ पर उड़ीसा का एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में कंपैरिजन करें तो कुछ यहाँ पर स्लाइड जो है वो डिक्रीज देखने को मिला है मैरिज एरिया में। मैरिज जो पहले ज़्यादा लोगों की हो जाती थी, वो अर्ली मैरिज जो बहुत सारे लोगों की हो जाती थी, उसमें कुछ डिक्रीज जो है वो देखने को मिला है। ओके, तो पहले तो 21.3% चाइल्ड मैरिज होती थी और अब 20.5%। तो देखो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, सोसाइटल लेवल पर बिहेवियर चेंज जो है वो किया जा रहा है। जैसे एजुकेशन में ये देखा जा रहा है कि 10th क्लास में कितने बच्चे जो हैं वो अटेंडेंस नहीं देखने को मिली, गर्ल का रेशो क्या है, या फिर ये देखा जा रहा है कि एग्जाम के टाइम में कौन कौन प्रोजेक्ट नहीं है, क्या क्या बेसिक इशू है। तो ये देखने को मिला कि चाइल्ड मैरिज की वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 10th का एग्जाम तक नहीं दे पाते हैं। ओके, तो इन सब पॉइंट के ऊपर फोकस किया गया। फिर अलग अलग एरिया में अलग अलग जो है अवेयरनेस कैंपेन, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जो है वो वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आसाम में ही इसी तरीके का क्या करना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम पे हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि आसाम में जब ये अरेस्ट किया जा रहा है तो बहुत सारी फैमिलीज को तो यही नहीं पता कि क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। तब जाकर के उनको लग रहा है कि अच्छा ऐसे शादी हो जाती है, ये क्राइम है, ये गलत है, ये लोग के खिलाफ है। मतलब उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि ऐसे अर्ली मैरिज जो है वो नहीं होनी चाहिए, और इसमें एज जो है वो डिसाइड की गई है। तो जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, और अवेयरनेस आएगी एजुकेशन के थ्रू, एजुकेशन जो है उस क्राइटेरिया को जितना ज़्यादा हम इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो न्यूट्रिशन लेवल पर, एजुकेशन लेवल पर बहुत सारे बेसिक इशू जो है वो हमें सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर कल हमने आपको बोला था ना कि क्वेश्चन जो है अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जो है वो भी हम डिस्कस किया करेंगे, और अभी हम क्या करेंगे जो भी जो एग्जाम्पल आते हैं,
ओके उनको हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे आप जो है उनको लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पर आप उड़ीसा का जो एग्जाम्पल है ना वो आप लिख सकते हो। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डाटा आप यहाँ पर दे सकते हो 4 और 5 का, ये जो डाटा हमने डिस्कस किया ना इसको आप लिख सकते हो अपनी अलग रजिस्टर में। और फिर जब भी जैसे चाइल्ड मैरिज या सोशल अवेयरनेस का क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलता है तो आप ये बता सकते हो, उड़ीसा का एग्जाम्पल दे सकते हो कि हाँ देखो उड़ीसा में अवेयरनेस क्रिएट की गई और इसका ये रिजल्ट देखने को मिला। ओके तो इस तरीके से जो भी बेसिक चीजें, बेसिक एग्जाम्पल जो देखने को मिलते हैं ना वो आपको याद होते रहने चाहिए। जैसे कल हमने डिस्कस किया था जो हमारा विलेज टूरिज्म है, जो एग्रो टूरिज्म को प्रमोट करने की जो कोशिश कर रही है हमारी मिनिस्ट्री, उसके बारे में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो एरिया है ओके उनके नाम आपको ध्यान में होने चाहिए कि वहां पर इस चीज को प्रमोट किया जा रहा है, इस चीज को प्रमोट किया जा रहा है। तो इसमें बताया गया है कि विदाउट इनपुट जो है वो आपको एक्स्ट्रा आउटपुट जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के एग्जाम्पल जो है वो आप राइट डाउन करोगे तभी आप अपने आंसर्स में लिख पाओगे। और आंसर्स में लिखना जो है ना वो आपको कोई समझा नहीं पाएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ना वो डिस्कस देखा करो कि अच्छा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। जैसे कि कोई क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक पार्ट का हो तो उसमें आपको ये बात आपको खुद से रिमाइंड करनी होगी, अच्छा इसमें मैं क्या क्या एग्जाम्पल लिख सकता हूँ। ओके और इससे आपको एक बेसिक चीजें भी पता चलेगी कि अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे कि अब कोई स्टूडेंट जो है वो 2024 के लिए या 2025 के लिए, जैसे कल के वीडियो के नीचे कमेंट था उसमें बोला कि 2025 के लिए कोई स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है तो उनको अभी ज्यादा कुछ नहीं करना है, उनको बस जो भी करंट में जो चीजें चल रही है ना उनको ग्रेस्प करने की मतलब उसको समझे। और फिर जब अभी मेंस का एग्जाम हो तब वो देखे कि अच्छा ये करंट में चला और इस तरीके से क्वेश्चन जो है इससे पूछे गए। फिर उसमें क्या है कि जो आपकी माइंड की जो रीडिंग पावर है ना वो इस तरीके से डेवलप होगी कि आप कोई भी करंट अफेयर देखोगे तो आप रिलेट कर पाओगे, अच्छा इससे ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जा सकते हैं। और ये चीजें डेवलप होती हैं हम PYQ जो जब देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब देखते हैं तो इसके साथ में ये चीजें हमारी जो है वो डेवलप होती हैं। तो हम क्वेश्चंस को हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे कुछ टाइम के बाद में। और मतलब मंडे से जो है वो हम स्टार्ट कर लेंगे, नेक्स्ट मंडे से 1 क्वेश्चन जो है वो हम सोच रहे हैं कि प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं जैसे कि करंट बेस पर कोई क्वेश्चन हुआ या फिर जैसे ज्योग्राफी लोकेशन पे कोई क्वेश्चन हुआ कि किस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे, इस तरीके का हम एक क्वेश्चन जो है इनपुट करेंगे। और अल्टरनेट डेज पर एक दिन प्रीलिम्स का एक दिन मेंस का, इस तरीके से हम स्ट्रेटजी रखेंगे। और इसके अलावा अगर आप डेडिकेटेड फॉर्म में रखना चाहते हो जिसमें यहाँ पर हम क्या करेंगे क्वेश्चन आपको मतलब पहले क्वेश्चन देंगे फिर उसको जो है वो एक आउट स्ट्रक्चर आपको बताएंगे कि इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो, फिर आप अपने लेवल पर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई मेंटोर जो है वो आपको इवेल्युएट करे आपके क्वेश्चंस को, आपको टाइम टू टाइम सजेशन दे, तो हम हमारा जो मंथली मेंटोरशिप प्रोग्राम है जिसका 599 पर मंथ चार्जेस हैं वो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपके जो मेंटोर हैं और स्पेसिफिक जो आपके प्रद्युमन सर हैं जिन्होंने काफ़ी गाइडेंस प्रोवाइड की है, आप इस बार की जो रैंक है 208 दिनेश प्रताप सिंह राठौर, उनको उन्होंने गाइडेंस प्रोवाइड की और उन्होंने काफ़ी टाइम जो है उनके लिए काफ़ी अप्रिशिएबल जो वर्ड्स है वो हमेशा आपने एक्सप्रेस किए हैं। तो आप अपनी उनकी मेंटोरशिप में इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। वो टाइम टू टाइम जो है वो आपको इस चीज़ को लेकर के गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि डेली बेसिस पर आपको क्वेश्चन देंगे इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में, उस क्वेश्चन को इवेल्युएट वो करते हैं, फिर आपको जो है वो आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, आपको सजेशन देते हैं कि आप इसमें ये इनपुट कर सकते हो, ये चीज़ें जो है वो डाल सकते हो, डाटा कहाँ पर कम डालना है, कहाँ पर ज़्यादा आपको रखना है और किस तरीके से एक बैलेंस वे में आप अपना आंसर जो है उसको स्ट्रक्चर कर सकते हो। ओके तो अगर आप डेडिकेटेड फॉर्म में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप अपनी मेंटरशिप प्रोग्राम को, हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ओके नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर हमारा जो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का 37वां स्टेटहुड डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो किस तरीके से लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से इसको जानते हैं अरुणाचल प्रदेश को, और किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट। तो इसके बारे में देखो अगर हम डिस्कस करें, देखो ये बात तो आपको पता होगी क्योंकि कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया है कि हमारे इंडिया का
जो नॉर्थ ईस्ट है या फिर हमारे इंडिया जो है उसके अलग अलग स्टेट और यूटी जो है वो किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आए। तो आप सभी को पता होगा कि जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ हमें हमारे यहाँ पर क्या आवाज उठने लगी कि लैंग्वेज के बेसिस पर जो है वो अलग अलग स्टेट बनाओ। ओके, अब इसको लेकर के अलग अलग कमीशन बने। फिर 1953 के टाइम में गवर्नमेंट ने बनाया फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन जो है इसके 2 अलग मेंबर और थे, उन मेंबर्स के नेम जो है वो आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे। फजल अली कमीशन ने 1955 में रिकमेंडेशन दे दी कि आप हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस के टाइम में हमारे इंडिया में स्टेट्स की 4 कैटेगरी थी। तो फजल अली कमीशन ने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बोली कि हाँ, लैंग्वेज के बेसिस पर आप स्टेट तो बना सकते हो, लेकिन सिर्फ एक क्राइटेरिया कि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बना दो, ये नहीं रखना है आपको। पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी रेवेन्यू बेस्ड, इकोनॉमिक बेस्ड सारे पॉइंट है उनको भी आपको इंक्लूड करना है। ओके, साथ ही साथ फजल अली कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दी कि हमारे इंडिया में जो 4 कैटेगरी है स्टेट की, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दो। एक तो स्टेट कैटेगरी और एक डिवाइड कर दो आप यूनियन टेरिटरीज। तो 1956 में एक 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और जिसके थ्रू इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, स्टेट और यूटी में। तो 1956 के टाइम में हमारे इंडिया में 14 तो स्टेट थे और 6 यूटी थी। अब ये 6 यूटी कौन कौन सी थी आपको ध्यान में रखनी है। एक तो दिल्ली, एक लक्षद्वीप, एक अंडमान एंड निकोबार, और 3 जो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में स्टेट हैं वो उस टाइम यूटी में रखी गई। एक तो हिमाचल प्रदेश और एक हमारा मणिपुर और एक रखा गया त्रिपुरा। ये तीनों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अब 1971 में 1966 में जब पंजाब अलग हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया और पंजाब हरियाणा 2 अलग अलग स्टेट, चंडीगढ़ यूटी बन गया, तो कुछ हिली पार्ट जो है पंजाब का वो हिमाचल प्रदेश यूटी में इंक्लूड कर दिया गया। अब हिमाचल प्रदेश का एरिया ज़्यादा हो गया तो हिमाचल प्रदेश भी स्टेट के लिए डिमांड करने लगा। तो 1971 में हिमाचल प्रदेश को बना दिया गया स्टेट। अब मणिपुर त्रिपुरा को लगा कि हमारे साथ जो यूटी था वो तो बन गया स्टेट, तो भाई हमें भी बना दो, तो यहाँ पर भी डिमांड होने लग गई। तो 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा जो है इनको बना दिया गया कंप्लीट स्टेट। ओके, तो 1972 जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट पार्ट के लिए। देखो ये जो नागालैंड है ना, ये काफी ज्यादा अलग है। ये 1963 में ही कंप्लीट स्टेट बन गया था। 1972 में काफी ज्यादा चेंज हुआ नॉर्थ ईस्ट में। एक तो मणिपुर और त्रिपुरा जो है ये बन गए कंप्लीट स्टेट। ओके, और यहाँ पर 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है मेघालय जो पहले सब स्टेट था असम के अंडर ही, उसको भी यहाँ पर कंप्लीट स्टेट बना दिया गया 1972 में। अब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, जिसको पहले नेफा के नाम से NEPA के नाम से हम जानते थे, NEFA के नाम से जानते थे, और यहाँ पर मिजोरम, ये डिमांड करने लगे कि भाई हमें भी कुछ बना दो। तो इनको 1972 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को बना दिया गया यूटी, ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा जो पहले यूटी था, इनको बना दिया गया कंप्लीट स्टेट। तो इंडिया का जो ये रीऑर्गेनाइजेशन है स्टेट्स का, ये आपको कंप्लीटली ध्यान में होना चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है कौन सा स्टेट कब एग्जिस्टेंस में आया, या फिर नॉर्थ ईस्ट को लेकर के, क्योंकि आपको स्पेसिफिक ये ध्यान होना चाहिए कि पहले कौन यूटी थे फिर बाद में कौन स्टेट बने। ओके, और कौन जो है डायरेक्टली ही स्टेट बन गए थे। और सिक्किम के बारे में आपको पता ही होगा कि 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है 1975 में जो है सिक्किम को कंप्लीट स्टेट बना दिया गया। तो सिक्किम की हिस्ट्री आपको पता है, सिक्किम में जो है वो चोग्याल डायनेस्टी का रूल था, और इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद में जो है सिक्किम को पहले हमने बना दिया प्रोटेक्टरेट स्टेट। 3 चीजें जो हैं वो हमने उसकी अपने पास रख ली कि एक तो हम आपकी सिक्योरिटी, एक आपका कम्युनिकेशन और एक आपके जो फॉरेन अफेयर्स हैं वो हम मेंटेन करेंगे। फिर सिक्किम की जो या चोग्याल डायनेस्टी की जो एक पार्लियामेंट थी जो वहाँ पर रूल बनाती थी, उन्होंने एक अपने वहाँ पर एक एक्ट जो है पास किया जिसमें उन्होंने ये बात बोली कि हम इंडिया के साथ में अपने रिलेशन जो है वो ज़्यादा मेंटेन करेंगे। और फिर 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 के बेसिस पर इंडिया ने 2A तो आर्टिकल और 10 शेड्यूल जो है वो इंसर्ट की, और जो सिक्किम है उसको हमने एसोसिएट स्टेट बना लिया।
ओके। फिर यहाँ पर जो है वो रेफरेंडम जो है वो काउंट करवाया गया, लोगों की चीज़ें जो हैं जानी गई, जो यहाँ के चोग्याल रूलर थे वो यहाँ से चले जाते हैं और फिर लोगों ने यहाँ पर इस बात के ऊपर सहमत हुए वो कि हाँ हमें इंडिया के साथ जाना है। और फिर 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के बेसिस पर सिक्किम को कम्प्लीटली इंडिया के साथ में मिला लिया गया। लेकिन चाइना जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक इस चीज़ को नहीं माना और एक क्लेम करता रहा कि सिक्किम को उन्होंने जो है वो ज़बरदस्ती अपने अंडर किया है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर देखिए एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखो शिवसेना क्या इशू है, क्या देखने को मिला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बात बोली कि अभी शिवसेना, रियल शिवसेना को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि भाई कर रहा है एकनाथ शिंदे जी। क्यों? क्योंकि उनके पास में एमपी और एमएलए जो हैं वो ज़्यादा है, एमएलए जो है वो ज़्यादा है, एमपी कम है। लेकिन जो उद्धव ठाकरे का जो ग्रुप है उसके पास में एमएलए कम है, मतलब ज़्यादा लोगों की आवाज़ को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, एकनाथ शिंदे का ग्रुप फैक्शन। इसलिए उनको रियल शिवसेना का जो है वो रियल शिवसेना को रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है और जो भी शिवसेना का जो भी सिंबल है वो दिया जाता है एकनाथ शिंदे फैक्शन को। ओके, तो यहाँ पर ये बात बोली गई है कि हालांकि अभी इस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन 22 फरवरी से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो भी ये पॉइंट रखा गया है या जो भी फाउंडिंग किया गया था शिवसेना को, उसके बेसिस पर या पार्टी की जो भी इनर कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिस पर जो है डिसीजन होना चाहिए। लेकिन इसको लेकर के एक बात बोली गई है कि यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे जो हैं वो पार्टी को अपने लेवल पर अपने अकॉर्डिंग जो है वो गवर्न करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बेसिस पर ये जो बैटल है वो इशू क्रिएट हुआ और एकनाथ शिंदे जो है वो अलग होकर के यहाँ पर बीजेपी के साथ में मिलकर के उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। ओके, तो यहाँ पर इस इशू को अब देखो सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन होता है, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या रिजल्ट देगा, उसके बेसिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रिजल्ट है उसको भी एक तरीके से क्या किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, यहाँ पर एमसीडी इलेक्शन के बारे में बताया गया है कि देखो एमसीडी इलेक्शन में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनके वोटिंग राइट्स की भी बात की जा रही थी यहाँ पर बीजेपी के द्वारा, और आम आदमी पार्टी बोल रही थी भाई इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें। तो यहाँ पर बताया गया है कि एमसीडी एक्ट का सेक्शन 3 और 243R जो है वो भी इस बात के ऊपर फोकस करता है कि जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन्हीं के पास में वोटिंग राइट्स होता है। नॉमिनेटेड मेंबर्स के पॉइंट ये रखा गया था कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करने का जिनको भी एक्सपीरियंस है उनको यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर्स के रूप में लाया जाएगा, लेकिन उनके पास में वोटिंग राइट्स नहीं होने चाहिए। और 2018 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो जजमेंट था उसमें भी ये बात बोली गई है कि इलेक्टेड bodies should not be undermined by unelected administrators is yet to hit home, कि अनइलेक्टेड मेंबर्स जो हैं, अनइलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो इलेक्टेड लोगों की वॉइस को एक तरीके से क्लैश करने की कोशिश ना करें। यहाँ पर जो आर्टिकल है तो देखो लक्षद्वीप के एक एमपी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया क्योंकि एक केस में जो है उनको यहाँ पर मिल जाती है इम्प्रिजनमेंट, उनको वो हो जाते हैं कन्विक्शन उनको दे दी जाती है। तो उसके बाद में लोकसभा ने भी उनकी जो क्वालिफिकेशन थी, जो उनकी सीट थी, वैकेंट कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसके लिए इलेक्शन डेट भी डिक्लेयर कर दी 27 फेब। लेकिन यहाँ पर देखो एक बात बोली गई है कि अभी केरला हाईकोर्ट जो है उसमें उन्होंने अपना पॉइंट रखा, केरला हाईकोर्ट ने उनकी जो कन्विक्शन थी उसके ऊपर रोक लगा दी है, सस्पेंड कर दिया है। तो यहाँ पर अब वो जो एमपी है वो बोल रहे हैं कि उनकी जो सीट वैकेंट की गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो डेट डिक्लेयर की है उसको स्टे किया जाए। सेम इसी तरीके का इशू जो है वो 2007 में नवजोत सिंह सिद्धू, उनके ऊपर एलिगेशन लगे थे, फिर हाईकोर्ट जो है उसमें उन्होंने अपील की, स्टे आ गया। स्टे आने के बाद में जो है उन्होंने डिमांड की कि उनको जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जाए, क्योंकि जब तक जो है कोई पर्सन कन्विक्टेड नहीं डिक्लेयर हो जाता है कंप्लीटली, या जो अपील जो है उन्होंने की है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में वो खारिज नहीं हो जाती है, तब तक उनकी जो भी सीट है वो वैकेंट ना मानी जाए। तो यहाँ पर देखो राइटर का ये बोलना है कि हमारा जो आरपी एक्ट है 1951 जो कंटेस्टिंग पर्सन है उनके लिए अलग बात रखता है और जो इलेक्टेड पर्सन है उनके लिए अलग बात रखता है। तो अब देखो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो पॉलिटिशियन इशू है, इसमें क्या रिजल्ट आएगा, इससे एक हम अच्छे से अपने आप को और अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर राइटर का ये बोलना है
कि देखो जो भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है उनको एक तरीके से फिनिश करके हमें इक्वल जो है वो पॉइंट रखना चाहिए, क्योंकि ये अलग अलग जो पॉइंट है वो हमारे आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, उसमें क्लैश करता है। सभी लोग इक्वल हैं तो उनके लिए जो राइट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। लेकिन आप इसको ये भी बोल सकते हो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दिए जाते हैं जिनके बेसिस पर जो है ये रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो अभी देखो जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है अडानी ग्रुप को लेकर के, तो इसमें बताया गया है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने बोला है कि देखो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ देखने को मिली जिसकी वजह से कुछ इशू क्रिएट हुआ या फिर फ्रॉड जो है वो देखने को मिला है। तो इसको रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाने की सोच रहा था। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप कमेटी तो बनाओ, लेकिन हम आपको कुछ सजेशन देना तो हम चाहते हैं चुपचाप दें आपको, किसी को ना बताओ, आप हमारे सजेशन भी ले लो, आपको मंजूर हो तो ले लेना, ना हो तो नहीं लेना, लेकिन हम जो भी बात रखें वो सील्ड पैक हो, किसी को ना बताओ। तो यहाँ पर हमारे सीजीआई ने बोल दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप ओपनली ये बात बोलोगे सबको ये बात पता चलेगी। ओके, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे गए हैं कि ये जो डिसीजन है वो किस तरीके से लिया जाता है। सील्ड कवर की अगर हम बात करें तो सील्ड कवर जो भी इशू होते हैं उनका ओरिजिन जो है वो सर्विस और एडमिनिस्ट्रेटिव केसेज में ट्रेस किया जा सकता है। ऑफिशियल सर्विस रिकॉर्ड एंड प्रमोशन असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनल वर रिसीव्ड इन सील्ड कवर इन ऑर्डर टू अवॉइड हार्म टू द रेपुटेशन ऑफ ऑफिसर्स। ओके, सेक्सुअल असोल्ट केस जो होते हैं जिसमें सर्वाइवर की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी सील्ड कवर रखा जाता है। इसके अलावा रिसेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे पॉइंट को लेकर के इस तरीके से सील्ड कवर बात रखने लग गई है। जैसे कि बहुत सारे केसेज अभी हुए हैं जिसमें राफेल जेट परचेज डील, आसाम नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन केस, अयोध्या डिस्प्यूट, गुजरात पुलिस फेक एनकाउंटर केस, नरेंद्र मोदी बायोपिक रिलीज केस, इन द सेक्सुअल हैरेसमेंट केस concerning that चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, इलेक्टोरल बॉन्ड केस, भीमा कोरेगांव केस, एंटीसिपेटरी बेल प्ली, फॉर्मर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम। और इन सभी केसेज में जो है ना, मतलब सील्ड कवर का जो प्रोसीजर है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के जो रूल है 2013 के, उसका रूल नंबर 7 जो है ये बोलता है कि चीफ जस्टिस और द कोर्ट जो है वो एक जुडिशियल ऑर्डर के थ्रू ये बात रख सकते हैं कि कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, एक सील्ड कवर में रखेंगे, या फिर पब्लिकेशन जो है वो किया जा सकता है। तो देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंट्री की आप सॉवरेनिटी के नाम पर सील्ड कवर बात रखते हो, जिससे जो अपोजिशन पार्टी है उसको पता नहीं चल पाता है, उसकी वजह से जो एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो नहीं मेंटेन हो सकती है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो सिकल सेल एनीमिया को लेकर के है, क्योंकि जो हमारा बजट था इस साल का उसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात के ऊपर फोकस किया है कि सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक, मतलब जब हमारे 100 ईयर कंप्लीट होंगे तब हम इस डिजीज को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। सिकल सेल एनीमिया जो डिजीज है उससे इंडिया सेकंड वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री है, ये आपको ध्यान में रखना है। सिकल सेल एनीमिया होता क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक जेनेटिक डिजीज है। ओके, हीमोग्लोबिन जो है वो क्या काम करता है, ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन में 4 प्रोटीन सब यूनिट होते हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। तो कुछ जो पीपल होते हैं उनमें उनके जीन में म्यूटेशन देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो बीटा प्रोटीन है उसमें कुछ ऐसा चेंजेज आता है कि जो ब्लड की जो सेल है, ब्लड सेल जो है वो सिकल के रूप में चेंज होने लग जाती है। मतलब गोल राउंड शेप में जब ब्लड होती है तो इजीली जो है ब्लड का फ्लो देखने को मिलता है, लेकिन सिकल के रूप में जब ब्लड चेंज हो जाती है तो सिकल मतलब हशिया, जो रूरल बैकग्राउंड से जो पर्सन बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा कि इस तरीके की स्ट्रक्चर जो है वो बन जाती है। ओके, आप ऐसे मान सकते हो कि इस तरीके की स्ट्रक्चर जो है वो बन जाती है किसकी, जो सेल है उसकी। अब इसकी वजह से ब्लड का फ्लो जो है वो नहीं सही हो पाता है, रुकावट देखने को मिलती है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे कि हेल्थ कॉम्प्लिकेशन विदाउट ट्रीटमेंट, पेन, फैटिग्यू, क्रोनिक एनीमिया, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, स्ट्रोक, ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। अब देखो ये सिकल सेल एनीमिया जो है वो क्यों होता है, तो हमने ये देखा है
कि ट्राइबल एरियाज जहाँ पर मलेरिया के केसेस ज़्यादा हैं वहाँ पर सिकल सेल एनीमिया जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इसके केसेस बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही साथ में वो कम्युनिटी जहाँ पर एंडोगेमी है, मतलब अपने ही एक लिमिटेड एरिया में ही वो लोग शादी करते हैं, तो जहाँ पर पेरेंट्स में अगर सिकल सेल एनीमिया के ट्रेसेज हैं तो बच्चे जो हैं वो भी इससे इफेक्ट होते हैं। इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? तो देखो, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, एलिमिनेशन के थ्रू ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा? अभी प्रेजेंट टाइम में जीन थेरेपी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, ये प्रोसीजर है लेकिन बहुत ही कॉस्टली है। ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करके भी आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो, लेकिन ब्लड का मान लो आपने ट्रांसफ़र किया, लेकिन इसकी वजह से जो इन्फेक्टेड ब्लड अगर बॉडी में एंटर कर गया तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बहुत सारे इशू भी बने रहते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने के लिए। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया अपने लेवल पर बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर रहा है, और इसके वजह से जो है हम इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो इसी के बेसिस पर ये बोला गया है कि 2047 तक हम इसको एलिमिनेट कर देंगे और जो भी इशू है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, हाँ देखो, एनडीआरएफ की टीम भेजी गई। टर्की में जो इशू हुआ, हमने देखा कि वहाँ पर अर्थक्वेक देखने को मिला। अब अर्थक्वेक वहाँ पर आया तो इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त जो है वो लॉन्च किया। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि ऑपरेशन दोस्त जो है वो किसके लिए लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन दोस्त जो है वो हमने लॉन्च किया, एनडीआरएफ की टीम गई और ये एनडीआरएफ की टीम जो है वापस इंडिया रिटर्न हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये शो किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इस तरीके के स्टेटमेंट देखने को मिले हैं कि इंडिया जो है वो सोलर पावर का इतना प्रोडक्शन करेगा कि हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट भी सोलर पावर को करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि 100 गीगावाट तक का हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन कर लेंगे। 2026 तक 100 गीगावाट हम सोलर प्रोडक्शन करेंगे, और सोलर प्रोडक्शन जब करेंगे तो उसको हम बाहर भी भेजेंगे। 2022 तक हमने टारगेट लिया था 175 गीगावाट, जिसमें हमने जो सोलर पावर है उसका भी प्रोजेक्ट रखा था 100 गीगावाट का, लेकिन अभी 62 गीगावाट ही हम इंस्टॉल कर पाए हैं। और 2030 तक का हमारा टारगेट है 500 गीगावाट का। वो सब कुछ हम अचीव कर पाएंगे अगर सोलर पावर प्रोजेक्ट पर हम अच्छे से एस्टेब्लिश कर पाते हैं। देखो, इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल वाले रीजन में आता है, सोलर इंटेंसिटी, सोलर रेडिएशन काफ़ी देखने को मिलता है, तो इसका यूज इंडिया कर रहा है। लेकिन एक बेसिक प्रॉब्लम ये है लैंड एक्विजिशन, लैंड को किस तरीके से हम अक्वायर कर सकते हैं, उन सभी के बेसिस पर ये प्रॉब्लम जो है वो उसका सॉल्यूशन देखने को मिल सकता है। लेकिन लैंड अक्वायर करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये इशू जो है, मतलब जो भी हम टारगेट रख रहे हैं उसको अचीव करने में कुछ हर्डल्स, कुछ ऑब्स्टेकल्स जो हैं वो क्रिएट हो सकती हैं। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।